कोशिकाओं के दो प्रकार में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बायोलॉजी का डे 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। इससे पहले मैंने बायोलॉजी से 2 टॉपिक आपको दिया था, उन 2 टॉपिक को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी के डे 3 में हम लोग कोशिका और कोशिका संरचना से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं एकदम शॉर्ट्स में, यानी कि सिर्फ उसी पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की या फिर जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई मानी जाती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है कोशिका। अब यहाँ पे देखिए, कोशिका जो प्राय स्वजनन की क्षमता रखती है। स्वजनन मतलब सेल्फ, जो कि रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसको कह सकते हैं स्वजनन की क्षमता रखती है। और जो कोशिकाएं होती हैं यह विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती हैं। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कोशिका के संबंध में कौन सा चीज़ें सही है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए वीवीआई बन जाता है, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है, अभी जैसे टीसीएस पेपर ले रहा है उसके अकॉर्डिंग साइंस की बात करें तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि उसमें कथन टाइप के। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कोशिका के संबंध में। अब चलते हैं यहाँ पे जो कि बेसिक वाली चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, राइट। और कोशिका की खोज के बारे में पूछा है तो यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना होता है। कोशिका की खोज, एक तो आपका मृत कोशिका थी, यानी जो पहले खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में, वो एक मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका अगर क्वेश्चंस में पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और ऑप्शंस में आपको रॉबर्ट हुक दिख जाए, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा समझदारी बरत करके ध्यान से क्वेश्चन को टिक करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज जो हुई वो ल्यूमेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों चीज़ें मिलेंगी और कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट ये भी पूछा गया था, मैंने पेपर में कहीं देखा था कि कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल किसे माना जाता है। कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल तो 19वीं शताब्दी का अंतिम चौथाई जो काल था उसको माना गया है कोशिका विज्ञान का क्लासिक युग या फिर क्लासिक काल। तो ये चीज़ आप एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप इन सभी चीज़ों का एक सेपरेट नोट्स चाहते हैं तो हमारे कोर्स में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो कि अच्छे तरीके से नोट्स के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराई गई है, जो कि खुद मेरा हैंडराइटिंग नोट्स है। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है कि हमारे कोर्स में डाउनलोड का फीचर दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को, यहाँ तो आप समझ रहे हैं, आप चाहते भी होंगे कि इसका हम सेपरेट नोट्स बना लें, तो बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे अपने मनपसंद के कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे साइंस जो सेक्शन है, किसी भी कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे साइंस के सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। प्रश्न ये पूछा था कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838-39 में दी गई थी। स्लाइडेन और स्वान, ये 2 नाम आपको याद रखने, स्लाइडेन और स्वान 2 नाम याद रखने। इन दोनों के अलग अलग बातें थी, यहाँ पे देखिए क्या है। पहला पॉइंट ये कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और इसके विपरीत इन्होंने ये कहा था, यानी कि ये जो बात कही गई थी 1838 में स्लाइडेन ने कहा था, इसके विपरीत इन्होंने जंतुओं के बारे में कहा था। जैसे कि स्लाइडेन ने पादपों के बारे में कहा, ठीक उसी तरह से उसके विपरीत उन्होंने, यानी कि स्वान ने जंतुओं के बारे में कहा कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि जीवों का जो आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कोशिका ही है। तो यही बात यहाँ पे जो कि सिद्धांत में भी सिद्ध किया गया। तो यहाँ पे 1838 स्लाइडेन ने दिया और स्वान ने 1839 में ये दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान 1838 और 39। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अब यहाँ पे चीज़ है जैसे कि महत्वपूर्ण खोज, तो महत्वपूर्ण खोज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो देखिए। केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी न्यूक्लियस की जो खोज है केंद्रक की खोज किसने की थी, 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने वहाँ पे मृत कोशिका की खोज 1665, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में केंद्रक की खोज की। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में से होता है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ध्यान दीजिएगा। नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, जैसे कि जब सेल्स डेड हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि नए सेल्स का निर्माण होता है, तो वहाँ पे यही बात कही गई थी कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ये 1855 में विर्चो ने कहा था। किसने कहा था, 1855 में विर्चो ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। किसने, क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया था फ्लेमिंग ने, 1880 में फ्लेमिंग ने बताया था। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एकदम वीवीआई कि गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। गुणसूत्र का नामकरण 1838 में वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर ने किया था, इसको हम लोग वीवीआई मानेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का नामकरण 88 में वाल्डेयर ने। और पर्णहरित जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, पर्णहरित का नामकरण किसने किया था, तो रिंचपर है, रिंचपर से कहा जाता है, रिंचपर 1883 ईस्वी में, रिंचपर 1883 ईस्वी में पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। तो यहाँ पे जो चार चीज़ें आपको बताई गई इनको अच्छे से याद रखेंगे। और इसके बाद यहाँ से भी जो प्रश्न है ये तीनों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एकदम वीवीआई है। चलिए समझ लेते हैं, देख लेते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जिसका खोज किसने किया था, राइबोसोम की खोज 1955 में जीई पैलेड ने किया था। देखिए ये जो ज़्यादातर प्रश्न है ये आपको मैच करने में देखने को मिलता है, जो मिलान करना होता है वहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी सिंगल तरीके से पूछा जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने किया, लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। लाइसोसोम की खोज किसने की, जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, 1955 में डी डुबे ने किया था, डी डुबे ने किया था लाइसोसोम की खोज, जिसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में सूत्रकर्णिका कहा जाता है, सूत्रकर्णिका कहा जाता है, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था वो 1890 में, सबसे पहले तो 1890 में अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन ने इसका खोज किया जिसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था, ठीक है, बायोब्लास्ट का नाम दिया था। लेकिन कुछ वर्ष के पश्चात, करीब यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 8 वर्ष के पश्चात 97-98 में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया कहा था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो ये आपका बेंडा ने किया था। और माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे चीज़ आपको याद रखना है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सूत्रकर्णिका के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सा बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को रोक करके कमेंट करना है कि जीवाणुओं में माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, या फिर जीवाणुओं में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो हम भी आपको अभी जस्ट एमसीक्यू करा रहे हैं, जो साइंस का उसमें भी आपको कराया गया था। तो आप बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को रोक करके। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कमेंट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूत्रकर्णिका यानी कि जीवाणुओं में सूत्रकर्णिका की संख्या बिल्कुल भी नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, शून्य होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस स्लाइड में हम लोग आगे देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कोशिकाओं की संख्या। देखिए कोशिकाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं, दूसरा एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव से नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि एक कोशिका, यानी कि जो जीव एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उनको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। और यहाँ पे बहुकोशी से नाम से क्लियर होगा, बहु यानी कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो बहुकोशिकीय कहने का मतलब कि एक कोशिका से ज़्यादा जो बन के मिलकर के बने होते हैं उनको कहा जाता है बहुकोशिकीय। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, जीवाणु होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे एक चीज़ पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो कि एक समुद्री शैवाल होता है, समुद्री शैवाल होता है, इसे भी याद रखिए।
ध्यान रखिएगा, समुद्री शैवाल होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है एसिटाबुलेरिया, ये मैंने आपको एमसीक्यू में कराया भी था। नोट यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं, यानी इन दोनों में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो वो काम करता है वही काम ये भी करते हैं, एक कोशिकीय जीव भी करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा कथन वाले टाइप में, जो कि अंतर आपको बताने के काम आएगा। अगला है कि कोशिका का सूक्ष्मतम आकार कितना होता है। तो कोशिका का जो सूक्ष्मतम आकार बताया गया वो 0.1 माइक्रोन बताया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है वो आपका 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोन तक होता है। आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। जो कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्म, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, सूक्ष्मतम कोशिका किस में देखा गया, माइकोप्लाज्म, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो सर्वाधिक बड़ी कोशिका के आकार जो पूछा जाए तो 170 mm से 130 mm, ठीक है, 170 mm गुणे 130 mm होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव कौन से हो गया, एसिटाबुलेरिया, जो कि एक समुद्री शैवाल है। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी इसी के अंतर्गत है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। तो पूछा है कि जीवाणु किस प्रकार का कोशिका है, तो एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हमने पीछे देखा था स्लाइडन और स्वान ने एक कोशिका सिद्धांत दिया था, तो विषाणु जो होते हैं यानी जो वायरस होते हैं वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, कोशिका सिद्धांत के अपवाद माने जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा सकता है कि कोशिका के प्रकार कितने हैं। तो कोशिका के प्रकार आपके दो होते हैं, पहला आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के संबंध में हम लोग यूकैरियोटिक के संबंध में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके बारे में इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे किसी भी तरह से। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है पुरुषों के स्पर्म, या फिर हम कह सकते हैं शुक्राणु, पुरुषों के शुक्राणु या फिर पुरुषों के स्पर्म, ये मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो महिलाओं के जो अंडाणु है, अंडाशय है, उसको कहते हैं, महिलाओं के अंडाशय को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, अंडाणु। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन के नाम से भी जान सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, और इसको मस्तिष्क के कोशिका के मस्तिष्क की कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने बात किया था इसके पहले देखा कि कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं। इसमें हमने देखा था कोशिकाओं के 2 प्रकार में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ये समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक, तो ये अविकसित होता है, इसके आगे हम देखेंगे अविकसित होता है, और ये प्रोकैरियोटिक जो होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये पादप और जंतु में देखने को मिलता है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि वे कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक हम कहते हैं वे कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या फिर कह सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से, यानी कि खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं वे कोशिकाएं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप या फिर नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे ही कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। ये कोशिका का पहला भाग है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसे हम लोग आरंभिक कोशिका भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक को हम लोग आरंभिक कोशिका भी कहते हैं। तो डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि कोशिका के किस प्रकार को आरंभिक कोशिका के नाम से जाना जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक को आरंभिक कोशिका कहा जाता है। कोशिकाओं में, यानी कि इस प्रकार के कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि ये अविकसित होता है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है, जबकि उसमें हमें देखने को मिलता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अविकसित और छोटे आकार के होते हैं, अविकसित और छोटे आकार के होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ये आरंभिक कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं स्पष्ट, यानी कि इन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ये अविकसित होती है और छोटे आकार की होती है।
उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे कि जीवाणु कोशिका जो है, जीवाणु कोशिका, नीलहरित शैवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। एक सिंपल तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी एकल कोशिकाएं हैं, एकल कोशिकाओं वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन राइबोसोम जो होता है वो 70 इस प्रकार का होता है। एकदम वीवीआई पॉइंट्स यही है आपका, ठीक है। जो राइबोसोम होता है वो 70 इस प्रकार का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें व्यास, यानी प्रोकैरियोटिक का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है और इसका निर्माण द्विखंडन से होता है। द्विखंडन का मतलब कोशिकाओं का दो भागों में विभाजित होना और विभाजित होने के बाद एक नई कोशिका बनना, उसी को कहा जाता है द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन कहा जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक से संबंधित जो भी चीज़ें थी आपको यहीं पे इतने सारी चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें होता है मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी है, ठीक है। अब इसके जस्ट विपरीत हम बात करते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, तो कोशिका का दूसरा जो भाग है वो यूकैरियोटिक हुआ और इसमें क्या है कि इसे हम लोग इसके जस्ट विपरीत, यानी कि इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि इसे हम लोग बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से भी नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार बड़ी आकार का होता है और पूर्ण ये विकसित होता है, ठीक है। ये सबसे पहला चीज़ आपको देखना है। अगर दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले यही डिफरेंसेस हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे नहीं देख सकते हैं, इसे हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये अविकसित होता है और ये पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु, विषाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, छोड़कर सभी पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। यानी जो जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, नीलहरित शैवाल हुआ, वो सभी एक कल कोशिकीय हैं, यानी एक कोशिकीय जीव है, उसको छोड़ करके बाकी सभी पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। यानी सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय वाले जीवों में पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय जीवों वाले में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग मनुष्य रख सकते हैं, जानवर रख सकते हैं, ये आएंगे इसके अंतर्गत। बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत, ठीक है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। उसके बाद देखिए गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होगी, तो जाहिर सी बात है कि भाई बहुकोशिकीय है तो इसके गुणसूत्रों की संख्या अधिक होगी। ऊपर हमने देख लिया मनुष्य, तो मनुष्य में वैसे भी हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो 46 होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होगी। इनका जो व्यास होता है वो क्या होता है 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है, जबकि इसमें हमने देखा था 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर, उसमें आप देख सकते हैं 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक के बीच होता है। इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार से हो सकता है, जबकि यहाँ पे हमने देखा था द्विखंडन के द्वारा कोशिकाओं के विभाजन के रूप में होता है, ठीक है। तो ये एक आपका यहाँ पे अलग दिख रहा है। राइबोसोम इसमें बात करें तो ये 80 इस प्रकार का होता है। 70 इस में जो होता है कि ये हल्का होता है और ये अविकसित होता है, जबकि राइबोसोम जो होता है इसमें, यानी कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80 इस प्रकार का होता है, थोड़ा भारी होता है और ये विकसित होता है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हमने कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं देखा था। इसमें सबसे बड़ा जो अंग होता है, सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, इसमें सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, जबकि आपका प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। हमने यहाँ पे जस्ट देखा था कि केंद्रक का अभाव होता है, इसमें सबसे बड़ा अंग ही आपका केंद्रक होता है, राइट। तो ये रही आपकी हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या चीज़ें हैं, कोशिका के दो प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहीं से प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है कि किस तरह की कोशिकाओं में, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर आपको अंतर देखना हो तो आप अंतर भी यहाँ पे देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, कौन किस में क्या है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के जो कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ इसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड मैंने किया है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर और भी डिफरेंसेस देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे सही का टिक लगाया, ठीक है, उपस्थित होता है। अब एक चीज़ मैंने आपको इससे पहले भी बताना भूल गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस के रूप में भी जानते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा जो कि गृह कह सकते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह, पावर हाउस, कुछ भी कहिए, बस याद रखिए। अब इसमें बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई।
पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डीएनए की हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है वो एकल सूत्र के रूप में मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में मिलता है, दोहरे सूत्र में मिलता है, ठीक। उसके बाद श्वसन की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो जीव होते हैं वो किस तरह से श्वसन करते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा श्वसन करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। जबकि इसमें अगर हम देखें यानी यूकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यानी मनुष्यों में जो श्वसन आप देख सकते हैं, जानवरों में श्वसन देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है। जबकि इसमें आपका एकल कोशिकीय वाले जीव आते हैं, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, इस तरह के, ठीक है। लिंग प्रजनन इसमें कैसे होता है? तो लिंग प्रजनन इनमें नहीं पाया जाता है, लिंग प्रजनन का इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस वो थैलिकाइड में होता है, थैलिकाइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट। कोशिका विभाजन इसमें किस तरह का होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या फिर समसूत्री दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं, यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखना है, और इसे पहले वाले जो स्लाइड में हमने देखा था वो भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, तो ये भी देखिए 6 पॉइंट्स है, इनको भी याद रखना है। जैसे तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जबकि वृक्क की कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है, या फिर हम इसको इकाई भी कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि हेपेटिक कोशिका क्या है, हेपेटिक कोशिका किसकी कोशिका है? तो ये यकृत की कोशिका होती है, हेपेटिक कोशिका यकृत की कोशिका होती है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, राइट। अगर आगे बढ़े तो मादा में जनन जो कोशिका होती है कौन सा होता है? मादा में जनन कोशिका अंड कोशिका होता है, जबकि नर में जनन कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म कोशिका होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका भी हमने देखा था ना कि सबसे बड़ी कोशिका मादा में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? अंडाशय होता है, अंड कोशिका। और नर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुक्राणु यानी स्पर्म की कोशिका। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधे में जो नर जनन कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग परागकण कहते हैं, ठीक है, परागकण कहा जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन्स, ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कोशिका जो था, कोशिका और कोशिका संरचना संबंधित ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसमें जो भी पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लगभग हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं छोड़े कि कुछ छूटना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है तो मैंने बढ़ा चढ़ा करके इसमें कुछ बताया है कि हाँ ये भी याद रख लीजिए। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रोजाना आपको एक न्यू वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।